समझते हैं। आज की क्लास में समझेंगे। हम कल पीछे समझ चुके थे कि जुलाई 1830 की क्रांति क्या होती है। ठीक है, आज हम समझेंगे कि 1848 की क्रांति और ये 1848 की क्रांति होने का क्या कारण था, ये भी समझेंगे। थोड़ा लाइट डिस्टर्बेंस है, बस खाली आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लाइट नहीं है इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा होगा। ठीक, तो समझिए। तो हम कल समझे कि जुलाई 1830 की क्रांति जो हुई थी, वो वहाँ का जो शासक था लुई 18वां, उसके चलते मतलब जो हुआ फ्रांस में, उस चीज़ों को हटाया गया, उसके गद्दी त्यागने पर मजबूर किया गया। जब गद्दी त्याग दिया तब फ्रांस में एक शासन अपनाया गया वहाँ के लोगों के द्वारा। जब वहाँ से हर चीज़ें ख़त्म हो जाता है, यानी कि लुई 18वां का शासनकाल ख़त्म हो जाता है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री होता है पोलिगनेक, उसको हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, तब जा कर के 1830 की क्रांति सफल होती है। फिर 1830 की क्रांति सफल तो हुई, लेकिन अब उसके जगह पर एक दूसरी क्रांति उभर के सामने आई, वो थी 1848 की क्रांति। क्यों आई? कहने का मतलब यह है कि वहाँ के जनता, वहाँ के लोगों ने सोचा कि 1830 की क्रांति करने से हमारे फ्रांस की स्थिति सुधर जाएगी। तो उन लोगों ने सही सोचा। सोचने के बाद जब वहाँ की सारी स्थिति सही हुई तो फिर उन लोगों ने एक ऐसा शासक को चुना जो फ्रांस को चला सके। ठीक है, वो शासक था जिसका नाम था लुई फिलिप। यानी कि 1830 के क्रांति के बाद जब वो चीज़ें ख़त्म हो गया तो लुई फिलिप को क्या बनाया गया? शासक बनाया गया। हम कल समझ चुके हैं इसके बारे में। तो लुई फिलिप कैसा है, क्या करता है लोगों के लिए, इसी के चलते इसमें 1848 की क्रांति देखने को मिलेगी। यानी कि 1830 की क्रांति ने पूरे यूरोप पर प्रभाव डाला। इटली, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, इस सारे देशों के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो गई। सारे देशों ने सारे देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, कि हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना का कितना ज़रूरत है। ठीक है, जब लुई फिलिप को प्रधानमंत्री राजा बनाया गया, शासक बनाया गया, तब क्या होता है चलिए समझते हैं। तो लुई फिलिप शासक बनता है। ठीक है, कहाँ का? तो फ्रांस का। लुई फिलिप को जब शासक बनाया जाता है तो लुई फिलिप ये कैसा नेता है? तो यह एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यमवर्गीय नीति का अवलंबन किया। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया? तो लुई फिलिप ने किया था। कब किया था? तो सन 1840 में किया था। और सन 1840 में ही इस नीति के तहत सन 1840 में ही गीजो को क्या किया? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। उस समय लुई 18वां था जो पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया था। और यहाँ पे जो है क्या ये जो है लुई फिलिप जो है यहाँ पे किसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा? गीजो को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। ये कब? 1840 में। तो गीजो को प्रधानमंत्री के पद पर जब नियुक्त करता है तो प्रधानमंत्री के पद किस तरीक़े से संभाला जाता है इस किसी को पता नहीं, बस केवल शासन करने से मतलब है। और शासन किस तरीक़े से किया जाता है ये भी पता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इस चीज़ों को बताया गया। अब समझते हैं कि गीजो कौन था और क्या है ये। तो गीजो को तो पता चला कि मतलब कि लुई फिलिप जो था एक पद दिया। कौन सा पद था? प्रधानमंत्री पद। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लुई फिलिप ने गीजो को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। कब किया था? 1840 में। किस नीति के तहत? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति के तहत, मतलब उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, समझते हैं। ये जो है ना लुई फिलिप, ये कभी भी वहाँ की जनता के चीज़ों में सुधार नहीं चाहता था, वहाँ के देश में सुधार नहीं चाहता था। और ये जो था न संवैधानिक सुधार चाहता था, न सामाजिक, न आर्थिक, ये हर चीज़ों का विरोध करता था। मतलब ये चाहता था कि ऐसा कुछ भी ना हो और जो हम करें वही सारा चीज़ हो। यानी कि कोई कहीं तरीक़ा से भी जनता के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा था। ठीक है, जब किसी तरीक़ा से ध्यान जनता पर नहीं जा रहा था तब ये
किसको अपने साथ रखना पसंद किया, यानी किस ऐसे ऐसे लोगों को रखता था, यानी कि खाली अपने में मतलब कि ध्यान रखता था, सारे पैसे का कुछ भी चीज़ें करना हो मतलब जनता के बारे में नहीं सोचता था ये, ठीक है। तो ये ना वैधानिक, ना सामाजिक और ना आर्थिक, ये किसी भी तरीके से अपने देश में सुधार नहीं चाहता था, यानी हर चीज़ों का ये विरोध करता था। विरोध मतलब क्या, रोकता था। वो चाहता ही नहीं था कि हमारे देश में आर्थिक सुधार हो, लोगों के बीच में आय आमदनी जितने भी सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें ठीक हो, वैधानिक सुधार हो, सामाजिक सुधार हो, ये सारी चीज़ें ये चाहता ही नहीं था, ठीक है। तो ये इतना सारा चीज़ें होने के बाद जब लुई फिलिप इसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त तो कर दिया, लेकिन लुई फिलिप भी उसी तरीक़ा से शासक था। कहने का मतलब यह है कि 1830 में जब इसको बनाया गया तो लोगों को लगने लगा कि नहीं कि लुई फिलिप जो है हमारा राजा बढ़िया है, ये अच्छा करेगा। लेकिन 1830 के क्रांति के बाद जब ये राजा बना तो ये भी एक ऐसा शासक हुआ जो मतलब कि ये किसको अपने साथ रखना पसंद करता था, पूंजीपतियों को। किसको, पूंजीपतियों को, मतलब लोगों से कोई मतलब नहीं था, यानी कि छोटे मोटे लोग थे, किसान थे, ये सब को कोई मतलब नहीं था कि वो जिए या मरे। राजा एक होता है, राजा का एक दायित्व होता है कि वो अपने राज्य को संभाले, राज्य में क्या होता है वो सारी चीज़ को देखे, प्रजा के अंदर क्या चीज़ें हो रही है उसी सब चीज़। इन लोगों को किसी से कुछ मतलब नहीं था, बस राजा है तो राजा है, ठीक। और ये अपने साथ किसको रखना पसंद करता था, तो जितने भी पूंजीपति वर्ग के लोग थे उसको अपने साथ रखना पसंद करता था। जबकि पूंजीपति वर्ग जो इन लोगों के साथ रहता था उन लोगों को शासन में कोई रुचि नहीं था, ठीक। बस उससे मतलब था कि वो राजा है, हमारे चीज़ों को हर चीज़ों को करेगा, बस इससे मतलब था। ना इसको शासन से मतलब था ना लोगों से मतलब था, ठीक। जब ये सारी चीज़ें, इतना सारी चीज़ें होने लगा तो इसके शासनकाल में, यानी कि लुई फिलिप के शासनकाल में देश में बेरोजगारी, भूखमरी आने लगी। तो लोग एकदम भूखमरी से मरने लगे। बेरोजगार है, कुछ कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से, इसलिए बेरोजगारी और भूखमरी से लोग मरने लगे। और जब लुई फिलिप के शासनकाल में बेरोजगारी और भूखमरी व्याप्त होने लगी तब लोगों के अंदर एक उग्र गुस्सा होने लगा। सारे लोगों ने क्या किया, उसके खिलाफ एक जंग छेड़ दी, एक क्रांति छेड़ दी। अब वो क्रांति कैसा था, तो वहाँ के कुछ सुधरवादी नेता थे। सुधरवादी नेता मतलब समझते ही आप कि उसके विपक्षी, यानी कि कुछ सुधरवादी नेता होते हैं कि सपोज़ कीजिए, मान के चलते हैं कि कोई ऐसा नेता है जो उसको चुना गया है शासन को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए। अगर वो अच्छा ना करता है तो उसका विपक्षी उसके बुराई को करता है, तो उसी तरीक़े से उसको सुधारने का काम करता है। सुधरवादी नेता अगर बात किया जाए, हमारे देश में कोई दूसरा शासन कर रहा है, उस चीज़ों को गलत को दिखा कर उसको सुधारने का कोशिश करता है, लोगों को साथ देता है, तो वो होता है सुधारवादी नेता, ठीक है। तो सुधारवादी नेताओं का ध्यान गया। सुधारवादी नेताओं ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया गया। क्या चीज़ का आयोजन, तो भोज का आयोजन किया गया। वो भोज क्या था, यानी किसके नेतृत्व में किया गया था, थियर्स के नेतृत्व में किया गया था। थियर्स कौन था, तो सुधारवादी नेता था। उसने देखा कि लोग भूखमरी से मर रहे हैं, तो बहुत बड़ा पेरिस में एक आयोजन किया विशाल भोज का। और जब विशाल भोज का आयोजन किया तो हर जगह लोगों ने क्या हो गए, उग्र हो गए और लुई फिलिप का क्या करने लगे, विरोध करने लगे। हर जगह विरोध करने लगे और वो नहीं चाहते थे कि अब ये शासन संभाले। किसको, तो लुई फिलिप को ये लोग नहीं चाहते थे, यानी लुई फिलिप को यहाँ से हटाना चाहते थे। और हर जगह लोग क्या करने लगे, विरोध करने लगे और रोध लगाने लगे और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर क्या करने लगे, मजबूर करने लगे। यानी कि लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिए। अंत में वो लुई फिलिप मजबूर होकर के गद्दी छोड़ देता है। गद्दी छोड़ने के बाद वो कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड भाग जाता है। आप देखेंगे कि जितने भी शासक है जनता के उग्र से भागता है तो वो इंग्लैंड पलायन कर जाता है। यानी कि लुई फिलिप जब राजगद्दी छोड़ता है तो वो कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है। जैसे ही इंग्लैंड भागता है, यानी कि 24 फरवरी को लुई फिलिप गद्दी को क्या कर देता है, छोड़ देता है और इंग्लैंड चला जाता है, ठीक है। यानी कि जब चला जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, हर जगह लोग उग्र होते हैं। अब दूसरी चीज़ों को चुनाव करते हैं। हालांकि इस पे बोर्ड पर अभी पूरा नहीं लिखा गया है, तो हम थोड़ा चाहेंगे कि बुक थोड़ा सा उठा लें, इसको देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब ये 24 फरवरी को लुई फिलिप राजगद्दी छोड़ देता है, इंग्लैंड चला जाता है, तब यहाँ पर नेशनल असेंबली की गणतंत्र की घोषणा कर दी जाती है। नेशनल असेंबली क्या है, को वहाँ का एक क्या है, शासक है जहाँ से लोगों को चुना जाता है। यानी कि गणतंत्र की घोषणा कर दी जाती है कि कहाँ पे, तो फ्रांस में। तब
ये नेशनल असेंबली ने क्या कहा, जैसे कि मतलब वहाँ पे 1830 की क्रांति के हिसाब से लोगों ने इसको चुना लुई फिलिप को कि हमारे देश को अच्छा से चलाएगा, लेकिन ये भी अच्छा से नहीं चलाया। तब इसको हटाना पड़ा। जैसे ही लोगों ने इसको हटाया, ये राजगद्दी छोड़कर भाग गया, तब नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए उसने एक कानून निकाला कि 21 वर्ष के से ऊपर जितने भी वयस्क पुरुष होंगे सबको क्या अधिकार रहेगा, मत का अधिकार रहेगा, यानी कि वोट देने का अधिकार रहेगा। और काम की अधिकार की गारंटी दी गई कि यानी कि लोग क्या करेंगे, उसको काम दिया जाएगा, भूखमरी से मरने नहीं दिया जाएगा। यानी कि जब भी अगला राजा चुना जाएगा तो वो एक लोगों के द्वारा चुना जाएगा। और मत देने का अधिकार सिर्फ 21 वर्ष से वयस्क पुरुषों की थी, 21 वर्ष से अधिक, ठीक है। तब गणतंत्रवादियों का नेता कौन बना, तो लामार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता बना लुई ब्ला। गणतंत्रवादियों का नेता बना लामार्टिन और सुधारवादियों का नेता कौन बना, लुई ब्ला बना। और शीघ्र ही क्या हुआ, शीघ्र ही दोनों में मतभेद हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। यानी कि लुई जो था नेपोलियन फ्रांस का क्या बना, सम्राट बना। यानी कि समझिए, एक सुधारवादी नेता कौन था, तो सुधारवादी नेता जो था वो लुई ब्ला था और गणतंत्रवादी नेता जो था लामार्टिन था। ये दोनों आपस में ही लड़ने लगे कि कौन राजा बनेगा। तो दोनों जब आपस में लड़ने लगे कि हम राजा बनेंगे, तो दोनों में से किसी को नहीं बनाएगा, तो फिर बनाया किसी को गया, तो लुई नेपोलियन फ्रांस को क्या बनाएगा, राजा बनाया गया, ठीक है। और इस क्रांति ने सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि पुरातन व्यवस्था का क्या कर दिया, फ्रांस से हर तरीक़ा से पुरानी व्यवस्था को अंत कर दिया गया। और इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए असंतोष का फ़ायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण की द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। यानी कि जब इसको हटा दिया गया, जब फ्रांस नेपोलियन को वहाँ का मतलब कि राजा बनाया गया, तो सब इसको देख करके, यहाँ के सुधार को देख करके सारे, जैसे इंग्लैंड, पोलैंड और जर्मनी, इटली, हर जगह राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने लगी। और सबके अंदर एक ही चीज़ दौड़ रहा था कि नहीं, कि हमको भी इस तरीक़ा से क्या करना चाहिए, उसके खिलाफ़, राजा के खिलाफ़, शासकों के खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। तब धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त हुआ किसका, इटली का एकीकरण का। अब अगले पार्ट में पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। क्यों इटली का एकीकरण करना जरूरी था, क्योंकि इटली को के ऊपर शासन करने के लिए उसको कई छोटे बड़े राज्यों में बांट दिया गया था। अब उसी को एकजुट करना जरूरी था। तो अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ और इसको करने के लिए कौन कौन नेता है और किस किस ने भाग लिया इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।